नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा और शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। बांग्लादेश में हाल ही में हुए 13वें सांसदीय चुनाव में बड़ी जानकारी आई है कि सांसदीय चुनाव में बहुमत हासिल की गई है और ऐसे में जमात इस्लामी के प्रमुख ने ढाका में 15 सीटें जीती हैं। बड़ी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी की जीत पर बधाई दी है और ऐसे में शपथ ग्रहण जो है वो 14 फरवरी को तय माना जा रहा है। नई सरकार बनेगी और बीएनपी ने बांग्लादेश संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल किया है। बीएनपी ने निर्णायक बहुमत हासिल कर राजनीति के क्षेत्र में बड़ा भूचाल ला दिया है और इस चुनाव में जमात इस्लामी के प्रमुख ने ढाका की 15 सीटों से जीत दर्ज की है, जबकि बीएनपी ने कुल 208 सीटों पर विजय प्राप्त कर सरकार बनाने के लिए प्राप्त बहुमत सुनिश्चित किया है। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी के नेता को सोशल मीडिया पर बधाई संदेश साझा करते हुए इसे बांग्लादेश की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर दिखाए गए विश्वास के रूप में देखा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के साथ सहयोग को प्राथमिकता देगा और दोनों देशों के साझा विकास लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्साहित है। और ये चुनाव शेख हसीना के लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद बांग्लादेश का पहला बड़ा चुनाव था। बीएनपी को सत्ता में वापसी जो कि लगभग 17 साल के वनवास के बाद संभव हुई है। दक्षिण एशियाई राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ जो है ये माना जा रहा है। बीएनपी की जीत ने क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की संभावना को बढ़ा दिया है। पार्टी के अध्यक्ष के प्रधानमंत्री बनने की राह लगभग तय मानी जा रही है और इसके अलावा बीएनपी की चुनाव में मिली स्पष्ट जीत और जमात इस्लामी की कुछ सीटों के साथ सरकार का गठन होने की संभावना 14 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में अधिक स्पष्ट हो जाएगी। और इस परिणाम ने बांग्लादेश की राजनीतिक ताकतों के संतुलन को बदल दिया है और भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए नए द्विपक्षीय संबंधों के अवसर खोल दिए हैं। ऐसे में बीएनपी ने बांग्लादेश संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल किया है, जिसके बाद से तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के जो आसार हैं वो लगभग तय माने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 14 फरवरी यानी कि कल वो शपथ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जीत पर संदेश साझा किया है। इसमें हाल ही में संपन्न संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है, जिससे देश की राजनीतिक दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और इस ऐतिहासिक सफलता पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत ने भी ट्वीट करके बांग्लादेश की जनता को सम्मान पूर्वक बधाई और बीएनपी की जनता को उनके नेतृत्व में मिली ऐतिहासिक विजय के लिए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के साझा लक्ष्यों, खुशहाली, समृद्धि और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ सहयोग को उत्सुकता से आगे बढ़ाएगा। और इस जीत ने न केवल बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति और नए नेतृत्व की ओर संकेत दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद जताई है। बीएनपी की जीत के साथ ही ये स्पष्ट हो गया है कि देश में जनता में अपने भविष्य और विकास के लिए नए नेतृत्व पर भरोसा जताया है। बता दें कि जीत के बाद से अमेरिका की तरफ से भी बधाई दी गई है। नई सरकार बनने के बाद से ये जीत दी गई है। बांग्लादेश में 2024 के बाद से बड़े आंदोलन के बाद ये पहली बार यानी कि 12 फरवरी को चुनाव हुए थे और इस दौरान सियासत में एक बड़ा पल भी अब देखने को मिल रहा है। ये चुनाव अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की देखरेख में कराया गया। लोगों ने 2 एंगल से वोट डाले, एक नई संसद चुनने के लिए और दूसरा जो है संविधान में प्रस्तावित बदलाव के लिए। ऐसे में बीएनपी नेता तारिक रहमान ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और वो अपनी दोनों सीटें ढाका 17 और बेगुरा 6 से चुनाव जीते हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर बात करें तो आवामी लीग के चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो देश से बाहर हैं, उन्होंने इस चुनाव को पूरी तरह से दिखावा बताया है और इस चुनाव से देश को आगे की रणनीति दिशा और देश की नागरिकों का भविष्य भी अब तय होगा।
तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तैयारियों की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिब्रूगढ़ में रहेंगे और ऐसे में बड़ी जानकारी कि 14 फरवरी को पीएम मोदी का असम दौरा है और ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा की है। असम के मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की है और इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए निरीक्षण किया गया है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो डिब्रू जिले में पहुंचेंगे और देश की पहली हाईवे आधारित इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने मौके पर सुरक्षा, यातायात और इमरजेंसी व्यवस्थाओं की स्थिति का निरीक्षण किया है ताकि दौरे के दौरान सभी इंतजाम जो है वो सुचारू और सुरक्षित रूप से संचालित हो सके और इसके साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति में हवाई संचालन को सशक्त बनाएगी और क्षेत्र में सुरक्षा और नागरिक सुविधा में सुधार का नया अध्याय जोड़ेगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर है। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जो हैं वो पूरी तरह से समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और यातायात जो है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी आयोजनों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर अपनी राय व्यक्त की है और साथ ही ईरान को आगामी कदमों को लेकर चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने बताया है कि अप्रैल माह में वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, जबकि शी जिनपिंग इस साल के अंत में अमेरिका की यात्रा पर आएंगे। राष्ट्रपति ने ईरान के संदर्भ में कहा है कि देश को किसी महत्वपूर्ण डील पर सहमति बनानी होगी, अन्यथा इसका नतीजा उनके लिए गंभीर और प्रतिकूल होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो नहीं चाहते हैं कि परिस्थितियां बिगड़े, लेकिन डील न होने की स्थिति में परिणाम अलग दिशा में जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हाल ही में हुई बैठक को भी सफल और सकारात्मक बताया। चीन के साथ संबंधों में उन्होंने कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत और सहयोगपूर्ण हैं और शी जिनपिंग के आगामी दौरे के लेकर उन्होंने विशेष रूप से उम्मीद जताई है। बता दें कि ट्रंप और चीन अमेरिका के संबंध को देखते हुए ये मुलाकात बेहद ही खास मानी जा रही है। अप्रैल में शी जिनपिंग से मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप की और ईरान की डील को भी लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने चेतावनी दी है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को परमाणु समझौते के लेकर कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वॉशिंगटन के साथ जरूरी डील नहीं हुई तो ईरान को गंभीर नतीजा भुगतना पड़ेगा। ईरान को परमाणु डील को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई है। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अमेरिका बातचीत के जरिए चाहता है समाधान और इसके साथ ही ईरान को परमाणु डील को लेकर ये कड़ी चेतावनी दी गई है और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि अमेरिका मुख्य रूप से वार्ता के जरिए समाधान चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्प भी अपनाया जा सकता है। ट्रंप ने पिछले साल के अमेरिकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा है कि उस समय ईरान को समझौता कर लेना चाहिए था। हाल ही में ओमान में बातचीत फिर से शुरू हुई और इसमें ईरान ने केवल अपने परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा करने की सहमति दी है और ऐसे में ईरान को परमाणु डील को लेकर ये बातचीत हुई है। ट्रंप ने ईरान को ये चेतावनी भी दी है कि डील को लेकर परमाणु डील को लेकर ये चेतावनी बताई जा रही है। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी बातचीत के जरिए चाहता है समाधान, ईरान का कहना है और ऐसे में ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मैनेजिंग एडिटर हमारे जुड़ चुके हैं, रमेश जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस डील को देखते हैं, क्योंकि ईरान को परमाणु डील को लेकर ट्रंप ने अब कड़ी चेतावनी दे दी है। रमेश जी, फिर दूसरा अटपटा इनका फैसला और ये हठधर्मी कही जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने एक असहनीय जिसको कहेंगे और किसी को स्वीकार न करने वाला जो रवैया उन्होंने अपना रखा है, मुझे लग रहा है ये ग्लोबल स्तर पर बड़ा उथल पुथल करेगा। यही रवैया उन्होंने भारत के साथ में अपनाया, वेनेजुएला के साथ में अपनाया और जो इस समय लगभग 2 साल से जो वार चल रहा है रूस के और
यूक्रेन के बीच में, उनके साथ में भी अपनाया है। मतलब सीधी सीधी अगर भाषा में कहें कि डंडे की चोट पे जो इनको पसंद है वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से रमेश जी ये कह सकते हैं कि ये अन्य देशों पर दबाव बना रहे हैं, अगर बात नहीं मानेंगे तो हम हमला कर देंगे या फिर लड़ाई कर देंगे। एक तरह से ये मनमानी बोल सकते हैं ना इसको। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रत्ती भर इसमें अब शक सुबह गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची है कि जो आप कह रही हैं कि ये दबाव, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सवाने सही बात है कि ये दबाव डाल के अपनी मनमानी ये कर रहे हैं। अब एक बात बताइएगा, आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर आप सोचो रूस और इंडिया के संबंध कितने बेहतरीन रहे हैं अभी तक। बिल्कुल, हम उनसे सस्ते दामों में तेल खरीदते आए हैं और बढ़िया रिश्ते हमारे चल रहे हैं। भारत जब किसी भी कठिन समस्याओं में खड़ा होता था तो सिर्फ ग्लोबल स्तर पर एक कंट्री ऐसी थी जो हमारे साथ में खड़ी रहती थी, लेकिन उस पे भी इनकी गिर्द नजर ऐसी पड़ी, हमसे दूर करवा दिया। अभी दबावी तो है, जो आप कह रही हो दबावी तो है, जिससे हम वर्षों से दशकों से जो हम तेल खरीदते आ रहे हैं तो हमारे ऊपर दबाव डाल दिया कि आप इनसे तेल नहीं खरीदोगे, हमसे खरीदोगे, वेनेजुएला से आप खरीदोगे, तो हमने भी वैसे ही शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में दिखाई देगा। आज जो पेट्रोल 1 लीटर जितनी दामों में हमें मिल रहा है अनीता, निश्चित तौर पे इसमें इंक्रीज होगा, इसमें बढ़ोतरी होगी और हमें ज्यादा पैसे चुका के पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल सर। एक बात, दूसरी बात ये आ जाती है जो मेन मुद्दा है, मूल विषय पे अगर हम आए तो ईरान के ऊपर जो इस समय इन्होंने दबाव डाला है वही तो इन्होंने इराक के ऊपर करा। बिल्कुल, इराक को जिस तरीके से, इजराइल को जिस तरीके से इन्होंने सब चीजें कही हैं तो वही इनके ऊपर डाला जा रहा है। तो मुझे लगता है इसका जो दुष्परिणाम है आने वाले समय में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे। तो सर ऐसे कह सकते हैं कि तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और आने वाले समय में अगर किसी भी देश ने इनकी बात नहीं मानी तो ये हमला बोल सकते हैं। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिक्टेटरशिप जितने भी नेता हैं दिखाते हैं और साउथ कोरिया का उनके अंदर भी इसी तरीके का पागलपन है। बिल्कुल। अब जिस तरीके से एक नई खबर और आ गई है कि मैं जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं और मैं उनके यहाँ पे जा रहा हूं। ये खबर जब से आई है तो उथल पुथल पूरे वर्ल्ड में मची हुई है कि क्या भारत को घेरने के लिए और भारत को परेशान करने के लिए अमेरिका चाइना पे डोरे डाल रहा है। ये खबर हालांकि आग की तरह, जैसे नीचे आग में बिल्कुल बिल्कुल कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है वो अप्रैल में ही होगी, आने वाले महीने में ये मुलाकातें होंगी। तो ये मुलाकात की अगर हम बात करें सर तो कितना खास होगा, क्योंकि शी जिनपिंग और ट्रम्प। खास तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दुखदाई होगा, विशेष तौर पे हमारे लिए दुखदाई होगा। जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, चुगली करेगा हमारी, हमें परेशानी में डालने के लिए और हमें ट्रेड डील में जिस तरीके से फंसाया है और दूसरे कंट्रियों के साथ में। आज हमारे देश की सबसे ज्यादा आयात निर्यात क्या होता है, हम दूध बाहर भेजते हैं, हमारे यहाँ का कच्चा मांस बाहर जाता है और हमारे यहाँ की बासमती जो चावल है वो बाहर जाते, मक्का जाती है, ये सब चीजें बाहर जा रहे हैं अच्छे दामों में और किसान जिससे फायदा हो रहा है। ये वहीं पे घेराबंदी की जा रही है कि भारत किन देशों के साथ में आयात निर्यात कर रहा है, उसमें उनको कह के जिस तरीके से इन्होंने टैरिफ को बढ़ाया है, टैक्सेस को बढ़ाया है, तो उन देशों से कह के भी उनको ये करवाएगा कि आप भी टैक्स बढ़ाओ। तो जाहिर सी बात है इससे हमारे किसानों को फायदा होगा। जो अप्रैल में जो संभावित जो इनकी मीटिंग होने वाली है चाइना और अमेरिका के बीच में, उनका मसौदा, उनका ब्लूप्रिंट यही रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन के साथ परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान को बहुत बुरा नतीजा झेलना पड़ सकता है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब बातचीत के आखिरी तारीख पास आती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो तभी खरीदेगा जब उसे उचित और प्रतिस्पर्धा कीमत पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में कीमत सही होने पर भारत अमेरिका से खरीदेगा। एलएनजी और सिटी गैस और बिजली सेक्टर में एलएनजी की लगातार मांगे बढ़ रही है और मुख्य रूप से कतर और ऑस्ट्रेलिया से
होता है आयात, और ऐसे में कीमत सही होने पर ही भारत अमेरिका से खरीदेगा एलएनजी गैस। और ऐसे में बताया जा रहा है कि इसका उपयोग करके जब उसकी कीमत अन्य ईंधनों के तुलना में सस्ती होगी। ये रणनीति इस बात को दर्शाती है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे किफायती विकल्पों को प्राथमिकता देता है। वर्तमान में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयात देश है और विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले सालों में इसकी खपत और बढ़ने वाली है। इसके पीछे मुख्य कारण उद्योग, सिटी गैस आपूर्ति, रिफाइनरी और बिजली उत्पादन जैसे सेक्टरों में तेजी से बढ़ती मांग है। भारत अब तक मुख्य रूप से कतर और ऑस्ट्रेलिया से एलएनजी आयात करता है, लेकिन भविष्य में अमेरिका के साथ संभावित व्यापारिक समझौते में आयात विकल्प को और बढ़ा सकता है। सीईओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और घरेलू उद्योगों की लागत कम करने के लिए एलएनजी को सबसे उचित कीमतों की तलाश में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि साइक्लोन ने एक बार फिर से तबाही मचाई है और इस प्राकृतिक आपदा के कारण कम से कम 36 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। और ऐसे में मुख्य पोर्ट जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, पानी से घिर गया है, जहां पर 19 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और लगभग 3 लाख लोग तूफान से प्रभावित हुए हैं और उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने पहले ही कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि तूफान के चलते छतें उड़ गई है, दीवारें गिर गई हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं और पूरे इलाके में विद्युत सेवा ठप हो गई है। मीडिया में सामने आए वीडियो में गली नुक्कड़ों में उफनते पानी, मलबे और पेड़ क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने मौके पर जाकर नुकसान का जायजा भी लिया और राहत कार्य की निगरानी की है। ये तूफान राजधानी की बताई जा रही है, जहां पर इस समय साइक्लोन का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गरीब आर्थिक परिस्थितियों के कारण आने वाले साइक्लोन स्थिति को बाधित कर रहा है और 2020 में अब तक दर्जनों साइक्लोन आए हैं, जिसमें सालाना करीब $85 मिलियन का नुकसान हुआ है। तो वहीं दिल्ली से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के इलाके में सुबह सुबह गोलियों की आवाज ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी और लोग दहशत में आ गए। ये आवाज पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ की है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नामी गैंग का सरगना भी शामिल है। ये सभी अपराधी मेरठ में हुए एक हत्या के मामले में लंबे समय से वांटेड थे और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस की क्राइम ब्रांच शकरपुर टीम की सूचना मिली है कि गैंग का सरगना अपने साथियों के साथ उस्मानपुर इलाके में आने वाला है और इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने इलाके में ट्रैप लगाया। जैसे ही तीनों अपराधी बाइक पर आते दिखे, पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन खुद को घिरा देखकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों अपराधियों के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। फायरिंग के दौरान एक गोली सब इंस्पेक्टर को भी छूती हुई निकल गई, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण वो सुरक्षित रहे। फिलहाल पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। तो वहीं दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर धमकी का मामला बताया जा रहा है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं कि दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और ऐसे में बम धमकी के बाद अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां हैं और वहीं दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो वहीं पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया है। बड़ी जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। धमकी भरे संदेश के बाद से सभी स्कूलों को प्रशासन ने तुरंत ही अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है और इसके साथ ही इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जो है तुरंत ही मौके पर पहुंची है और इसके बाद से लगातार जांच एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई हैं। और इससे पहले भी साउथ दिल्ली के कई स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि जांच में कुछ भी उस समय संदिग्ध नहीं मिला था और ऐसे में अब एक बार फिर से दिल्ली स्कूलों को ये धमकी मिली है। इस मामले की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची है और स्कूल परिषद को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीमों ने भी स्कूल परिसर की गहनता से जांच पड़ताल की। स्कूलों की बिल्डिंगों में, कक्षाओं में, पार्किंग क्षेत्रों में और आसपास के इलाकों को बारीकी से लगातार तलाशी की जा रही है। ऐसे में हाल ही में दिल्ली में ही नहीं, अन्य राज्यों के स्कूलों में भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।